नमस्कार। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में लैमार्किज्म यानी कि लैमार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत। विकास के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि विकास क्या होता है। तो अब ये जो थ्योरी दी हुई है, तो विकास की जो क्रियाविधि है इसके संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे और इनके संबंध में जो स्पष्ट सिद्धांत का जो सूत्रपात हुआ है वो 19वीं सदी में हुआ था। और ये जो विकास की क्रियाविधि है इसके संबंध में 3 सिद्धांत प्रमुखता से प्रचलित है। पहला सिद्धांत है लैमार्किज्म, जो कि लेमार्क के द्वारा दिया गया है। दूसरा सिद्धांत है डार्विनिज्म, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया है। और तीसरा है म्यूटेशन थ्योरी, जो ह्यूगो ड्यूबराइज ने म्यूटेशन के ऊपर थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहले हम आते हैं लैमार्किज्म। तो जैव विकास की परिकल्पना का ये जो तर्कसंगत सिद्धांत है, ये फ्रांसीसी जीव विज्ञान जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने दिया था। और इन साइंटिस्ट ने अपने शोध पत्र में 1809 में अपने शोध पत्र में फिलोसॉफी ज़ूलॉजिका करके जो शोध पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें अपने सिद्धांत लैमार्किज्म को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत, या फिर अंगों के उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, या फिर इसको लैमार्किज्म या लैमार्कियन थ्योरी भी कहा जाता है। लेमार्क ने जो प्रारंभ में वनस्पतिज्ञ और बाद में जंतुविज्ञ हो गए थे, उन्होंने विकास के सिद्धांत के साथ ही जो आजकल नाम जो केवल विकास के सिद्धांत के साथ ही जोड़ा जाता है, तो कुछ जंतुओं का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और जंतुओं का वर्गीकरण किया है उन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी में। तो विकास की ये जो विचारधारा है, इसमें विकास की विचारधारा में लेमार्क का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुगामी थे और उन्होंने स्पीसीज़ की स्थिरता के सिद्धांत में विश्वास नहीं था उनको। और उन्होंने गहन अध्ययन के बाद उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि वर्तमान में जो पौधे और प्राणी हैं उनके पूर्वज पौधों या प्राणियों के यथावत वंशज नहीं है, यानी जो आज मौजूद है वो उनके पूर्वज जो हैं वो उसी तरह के वंशज नहीं है, उनमें समय के अनुसार काफ़ी परिवर्तन हो गया है। यानी कि कालांतर में जो वंशज हैं उनके परिवर्तन के कारण पूर्वजों से वो पूर्णतया भिन्न हो गए हैं। यानी जाति एक गतिशील सत्ता है, डायनामिक एंटिटी। लेमार्क के अनुसार आकारिकी लक्षण पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तन जो हैं वो उत्पन्न होने वाले परिवर्तन आने वाली पीढ़ी में वंशांगत हो जाते हैं। मतलब वातावरण में परिवर्तन के कारण अंगों में जो परिवर्तन होता है वो वंशांगत हो जाता है और इसीलिए लेमार्क ने उसे उपार्जित लक्षणों का वंशांगति का सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत की 4 मूल धारणाएं हैं। सबसे पहली है कि किसी भी जीव के परिमाण में वृद्धि की, प्रत्येक जीव में परिमाण में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। ये पहला उसका मूल धारणा है कि जीव के परिमाण में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, यानी जीव उसके अंगों में साइज में सतत रूप से वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का प्रभाव। लेमार्क के अनुसार जीव की आकृति, स्वभाव व गुणों पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है और वातावरण में परिवर्तन के कारण जब जीव एक वातावरण को छोड़कर भिन्न वातावरण में रहने लगता है तो उसमें
जो परिवर्तन होता है वो वातावरण के अनुसार कुछ नया परिवर्तन हो जाता है और नए वातावरण से उनको नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन नई समस्याओं से उनको नई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। तो इसके कारण उनमें कुछ पूर्ति के लिए शरीर अंगों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ अंगों का उपयोग बहुत कम होता है या कुछ अंगों का उपयोग बहुत अधिक होता है, तो परिमाणतः क्या होगा कि उस जीव में जो कुछ परिवर्तन आ जाते हैं वो एडॉप्टेशन कहलाते हैं। उन परिवर्तनों को हम अनुकूलन कहते हैं और ये लक्षण और गुण जीव में वातावरण के परिवर्तन के कारण आते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षण। तो जीव में वातावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का उपयोग या अनुपयोग। तो वातावरणीय परिवर्तनों के कारण जीव में कुछ अंगों का उपयोग बढ़ जाता है तथा कुछ का उपयोग कम हो जाता है। अधिकाधिक उपयोग उस अंग को मजबूत और पूर्ण परिवर्धित व अपेक्षाकृत आकार में बड़ा बना देता है। यानी जिस अंग का उपयोग अधिक हो रहा है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित और ज़्यादा बड़ा आकार में हो जाता है। इसके विपरीत जिन अंगों का उपयोग जीव के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है या उपयोग नहीं आता है वो धीरे धीरे दुर्बल होकर हासित हो जाता है या और धीरे धीरे अंत में शरीर से लुप्त भी हो सकता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो कि अधिक उपयोग में आने वाले अंग का विकास अधिक होगा और कम उपयोग में आने वाले अंग का विकास कम होगा। चौथा जो इसका रूल है, जो चौथा मूल धारणा है उसकी, वह है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशांगति। जैसा कि हम कह रहे हैं कि वातावरण के परिवर्तन से अंगों में कम या अधिक उपयोग के कारण लक्षण एक्वायर्ड हो जाते हैं या एक्वायर्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जब वंशांगत होते हैं और या फिर जनन द्वारा जनकों से संतति में आ जाते हैं। वंशांगत होना मतलब पेरेंट्स से संतति में वो कैरेक्टर का आ जाना, मतलब संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षणों का समावेश होता जाता है जो कि वातावरण के परिवर्तन के कारण परिवर्तित हुए थे। तो इस तरह कालांतर में संतान अपने पूर्वज से काफ़ी भिन्न होकर नई जाति बन जाती है। ये सारे लेमार्क की मूल धारणाएं हैं। अब इसके जो कुछ प्रमाण हैं, लेमार्क ने जो अपने पक्ष में कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उसमें से जो चर्चित उदाहरण है, जैसा सबसे पहला एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अफ्रीकन जिराफ का, कि अंगों के अधिक उपयोग के कारण जिराफ का एक उदाहरण दिया है कि अंगों का अधिक उपयोग जिराफ में किस तरह से हुआ है। तो जिराफ जो है वो अफ्रीकन रेगिस्तान में पाया जाता है। यहाँ पर वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियाँ खाकर वह निर्वाह करता है और ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुँचने में इसकी आगे वाली टांगें और आगे वाली टांगों का और गर्दन का उपयोग अधिक होने के कारण आगे वाली टांगें लंबी हो गई और गर्दन भी लंबी होती है। लेमार्क के अनुसार इसके पूर्वजों में अगली टांगें और गर्दन सामान्य थी और इस प्रकार लेमार्क के अनुसार ऊंचे वृक्ष की पत्तियों तक पहुंचने के लिए इनकी अगली टांगें और गर्दनों का उपयोग सबसे अधिक हुआ था। और लेमार्क के अनुसार कि इनके पूर्वजों में जो अगली टांगें और गर्दन सामान्य थी। जैसा कि आप ये इस चित्र में देख रहे हैं कि इनकी जो सबसे शुरुआत में जो चित्र है उसमें बिल्कुल छोटी गर्दन और छोटी आगे की टांगें छोटी हैं और धीरे धीरे हम लास्ट में देखते हैं इनकी आगे की टांगें बड़ी और गर्दन ऊंची हो गई है। तो उनका ऐसा कहना है लेमार्क के अनुसार कि उस समय अफ्रीकी प्रदेशों में घास व घने पेड़ों से हरा भरा रहता था, जंगल था, और बाद में क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन से घास की कमी हो गई और वृक्ष ऊंचे हो गए। तो और धीरे धीरे
धीरे वह क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया। अब जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अगली टांगें और गर्दन का सबसे अधिक उपयोग किया कि उनको उछलकर इस तरह पत्तियों तक पहुंचना पड़ता था। तो उसके कारण से क्या हुआ, आगे की टांगों का और गर्दन का सबसे अधिक उपयोग हुआ, जिसके कारण वो लंबी हो गई। और पीढ़ी दर पीढ़ी यह लक्षण जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये वंशांगत होकर जिराफ की वर्तमान जाति का स्थायी लक्षण बन गया। दूसरा उदाहरण सांप का दिया था, सर्पों का उदाहरण दिया था उन्होंने कि अंगों का कम उपयोग का उदाहरण लेमार्क ने सांप में दिया। ज्यों ज्यों सांप का शरीर लंबा हुआ, घास फूस में तेजी से दौड़ने तथा बिल में घुसने में टांगें अनुपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि टांगों के कारण घास में चलने में उनको दिक्कत होती थी और बिल में घुसने में भी दिक्कत होती थी। तो धीरे धीरे इनके पूर्वजों ने टांगों का उपयोग छोड़कर रेंगने की आदत डाल दी, जिससे टांगें छोटी होती गई और अंततः विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार अपने सिद्धांत के समर्थन में लेमार्क ने बतख में झिल्ली युक्त पैर, छछूंदरों में दृष्टिहीनता, जलीय पौधों में जल में डूबी हुई तथा वायवीय पत्तियों की डाइमॉर्फिज्म के उदाहरण को प्रस्तुत किया है। तो लेमार्क की जो परिकल्पना है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं कि जीव तथा उसके अंगों के साइज में वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। जीवों की नई आवश्यकताएं परिवर्तित वातावरण का परिणाम है। नई आवश्यकताएं जीव में नई आदत व स्वभाव में परिवर्तन कर देती है। नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी अंग का निरंतर उपयोग होता है, वो अन्य अंग प्रयोग में नहीं आता है। अंगों के प्रयोग में आने या न आने के कारण अंगों के लक्षण रूपांतरित हो जाते हैं और इन परिवर्तित लक्षणों को एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर उत्तरोत्तर पीढ़ियों में वंशांगत हो जाते हैं। कई पीढ़ियों के बाद नवीन गुणों के उपार्जन व पुराने गुणों की लुप्त हो जाने के कारण एक नई जाति का विकास होता है। अब जो लेमार्क ने अपने जो ये सिद्धांत दिए, इनका एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में जैसे कि अब इन सिद्धांतों का लेमार्क जीवन पर्यंत अपने सिद्धांतों के पक्ष में प्रयत्नशील रहे और कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर लेमार्क के सिद्धांतों का समर्थन भी किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की। लेमार्क की प्रथम मूल धारणा के अनुसार जीव में साइज में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि कुछ विशिष्ट समूह में विकासीय प्रक्रिया परिमाण में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है, तथापि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर विकास के दौरान परिमाण में न्यूनीकरण हुआ है। पौधों के कई समूह उन परिमाण में न्यूनीकरण देखा गया है, जैसे कि फर्न्स, कॉनिफर्स जो अब लुप्त हो गए हैं। किसी समय ये बहुत विशाल वृक्ष थे, जबकि अत्यंत विकसित एंजियोस्पर्म परिमाण में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। लेमार्क के अनुसार परिवर्तित वातावरण परिस्थितियों में नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अंगों का विकास होता है और नई पर्यावरण परिस्थिति की नई आवश्यकता के अनुसार आवश्यक अंगों का विकास होता है। तो अनेक जंतु और पादप प्रजाति जो लुप्त न हुई होती, जो कि आज इस समय नहीं है, लुप्त हो गई है, वो लुप्त नहीं हुई होती क्योंकि अंगों का विकास हुआ होता, तो वो इस तरह से या नई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए अंगों का विकास करते, तो वो आज लुप्त नहीं होती। लेमार्क की जो तृतीय अवधारणा है कि उपयोग के कारण अंगों का विकास होता है और अनुपयोग के कारण उनका ह्रास होता है, तो इस धारणा का प्राणी के जीवन काल में अंग की वृद्धि होने के लिए ठीक माना जा सकता है। जैसे कि मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है तो उनमें विकास होता है, अर्थात मांसपेशियां मजबूत होती हैं जैसे पहलवान में। लेकिन एक अध्यापक है, एक टीचर है जो लगातार पढ़ने और लिखने में व्यस्त रहता है, मतलब वो आँखों का अधिक से अधिक उपयोग करता है और अधिक उपयोग होने के कारण लेमार्क के अवधारणा के अनुसार कि अधिक उपयोग होने के कारण उस अंग का विकास अधिक हो जाता है, जबकि अधिक उपयोग होने के कारण यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि उस अध्यापक की दृष्टि
दुर्बल हो जाती है या कम हो जाती है। उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का नियम ये सत्य प्रमाणित नहीं होता है। जैसे एक लोहार के हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं और उसके पुत्र में वो वंशांगत लक्षण हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भारतीय नारियों के कान में और नाक में छेदने की परंपरा है। चीनी औरतों में युवावस्था में लोहे के तंग जूते पहनाकर उनके पैरों की वृद्धि को रोकने का रिवाज है, लेकिन ये कैरेक्टर वंशांगत नहीं हुए हैं। अब इन प्रयोगों को लेमार्क का जो समर्थन करने वाले हैं उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उन्होंने बताया उनके प्रयोग के अनुसार, जैसे सुमनर का प्रयोग तो उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया है। तो उन्होंने क्या किया, गर्म वातावरण में चूहों को पाला और जो पाले गए चूहों में ठंडे वातावरण में पाले गए चूहों की अपेक्षा पूंछ और कर्ण पल्लव जो है वो बड़े हो जाते हैं। ये लक्षण फिर उनकी संतानों में भी यथावत प्रदर्शित हुए। यानी चूहों को उन्होंने 2 वातावरण में पाला, गर्म वातावरण में और ठंडे वातावरण में। तो उन्होंने देखा कंपैरेटिवली जो दूसरे वातावरण में जो पाले गए चूहे हैं उनके कान और ये बड़े हो गए हैं, पूंछ, और उनकी संतानों में भी इसी तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं। इसके बाद कैमरर का प्रयोग हुआ है। तो कैमरर ने अपने प्रयोग में सैलामेंडर, टोड और जो छिपकली हैं उनके शरीर पर विभिन्न ताप, नमी और प्रकाश के प्रभावों का अध्ययन किया और बताया कि इनके कारण जो लक्षण, इनमें जो नए लक्षण या जो बदलाव पैदा हुए हैं वो बदलाव उनमें वंशांगत होते हैं। मैकडोगल ने भी इसमें प्रयोग किया। उन्होंने चूहों की 45 पीढ़ियों को एक ही रास्ते से आने जाने की ट्रेनिंग दी और उन्होंने देखा कि पहले की पीढ़ियों के चूहों को काफ़ी ट्रेनिंग देनी पड़ी और बाद की पीढ़ी के चूहों को कम ट्रेनिंग की आवश्यकता हुई। इसी तरह से पेवलोव ने भी कुत्तों पर प्रयोग किया है और इस तरह से काफ़ी सारे प्रयोग जो कि लेमार्क के पक्ष में थे कि ये जो सिद्धांत है, जो अवधारणाएं हैं, ये काफ़ी हद तक सही है। फिर कई वैज्ञानिकों ने लेमार्क की अवधारणा की आलोचना की। तो आलोचना में जिसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर सबसे तीव्र आलोचना की, सबसे पहले विज़मेन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी आलोचना की, जो वंशांगत कैरेक्टर है कि जो उपार्जित लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशांगत होते हैं। तो उसके लिए विज़मेन ने इसकी आलोचना की है कि उन्होंने क्या किया कि चूहों की लगभग 20 से 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटते रहे और उन्होंने कि ये जो पूंछ समाप्त कर रहे हैं, तो पूंछ काटने के बाद वो पूंछ जो है वो जो संतति वापस से पैदा हो रही है तो उन संतति में पूंछ का समाप्त हो जाना होना चाहिए, लेकिन पूंछ समाप्त तो नहीं हो रही है और उसकी लंबाई तक में भी कमी नहीं आती है। तो उस कारण से विज़मेन ने अपनी पुस्तक जर्म प्लाज्म सिद्धांत प्रकाशित किया कि इसमें जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत दिया भी कहते हैं और सजीवों में जनन द्रव को उन्होंने 2 भागों में बांटा जा सकता है। जनन द्रव को 2 भागों में, जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा है, एक सोमेटोप्लाज्म और काय द्रव्य और दूसरा है जर्म प्लाज्म जनन द्रव्य। विज़मेन के अनुसार जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत है उसके अंदर जीव विशेष के परिवर्धन के लिए उत्तरदायी है और ये कंटिन्यूअस और इमॉर्टल होता है। इसकी कंटिन्यूटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनी रहती है। जनन द्रव के सिद्धांत के अनुसार संतति व जनकों में समानता इसलिए होती है क्योंकि जनक, जीव व संतान दोनों जर्म प्लाज्म की कंटिन्यूटी द्वारा बने रहते हैं और काय द्रव्य जीव की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। सोमेटोप्लाज्म का कोई भी परिवर्तन संतान में प्रेषित नहीं होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्य को काय द्रव्य और जनन कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जनन द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से ये विज़मेन के द्वारा जो थ्योरी दी गई है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी। अब इसके बाद जो विज़मेन ने जो थ्योरी दी उसके भी
काफ़ी सारे दोष हैं, जैसे बोगनवेलिया और बिग्नोनिया के पौधे के स्टेम के टुकड़े से एक नया पौधा बन जाता है, जबकि उनका कहना है कि काय द्रव्य अलग है और जनन द्रव्य अलग है। तो इसी तरह से प्राणी जगत में अर्थवर्म और कई ऐसे प्राणियों में इस तरह की हमको देखने को मिलता है कि उनके टुकड़े से, एक छोटे से टुकड़े से एक नए प्राणी में वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद शरीर के एक अंग का दूसरे अंग पर हार्मोन से स्थानांतरण द्वारा प्रभाव होता है और इस तथ्य को इंगित करता है कि जीव एक इकाई है। फिर कैसल और फिलिप्स ने गिनी पिग पर प्रयोग किए और उन्होंने जनन द्रव्य और काय द्रव्य है उसके बारे में उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि जो जीव है वो एक इकाई है। फिर मैंडल के प्रयोगों के द्वारा आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज के बाद आनुवंशिक के अनेक प्रयोग के द्वारा जर्म प्लाज्म की क्रमागतता को पुष्टि करते हैं। अब आते हैं अपन लेमार्क के सिद्धांत के बाद नव लेमार्कवाद या नियो लेमार्किज्म। तो लेमार्क के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने लेमार्क को स्वीकार्य बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। मतलब लेमार्क के जो मूल धारणाएं थी विकास के सिद्धांतों की, तो उसको तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया और उसको नाम दिया नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म में एडॉप्टेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और पर्यावरण के बीच संबंधों के आधार पर बनाया गया है। और नव लेमार्कवाद गियार्ड, स्पेंसर और कोपे, पेकार्ड, निगोली, गोडेव आदि साइंटिस्ट ने सुझाव दिए कि कुछ उपार्जित लक्षण कुछ सीमा तक वंशांगत होते हैं। इनके अनुसार संरचना, कार्य और पर्यावरण के बीच एक कारणात्मक संबंध होता है। लेमार्क द्वारा पर्यावरण के इसी कारण से प्रत्यक्ष प्रभाव की कल्पना की गई है। लेमार्क की धारणाओं में से उपयोग और अनुप्रयोग से संबंधित अभिग्रहित को नियो लेमार्किज्म में भी रखा गया। लेमार्क एक नियो लेमार्किज्म दोनों में उपार्जित लक्षणों की वंशांगति को माना गया है। लेमार्कवाद में एक्वायर्ड कैरेक्टर आवश्यकताओं का परिमाण है, जबकि नियो लेमार्किज्म के अनुसार यह लक्षण पर्यावरण व स्वभाव के कारण प्रेरित होता है। नियो लेमार्किज्म में संरचना, प्रकार और पर्यावरण पर निश्चित रूप से बल दिया गया है और नियो लेमार्किज्म के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जीव की संरचना व प्रकार में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जर्म प्लाज्म को प्रभावित करती है और जैसे ऐसे उपार्जित लक्षण निश्चित रूप से वंशांगत होकर संतानों में प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि टावर ने दिखाया कि आलू बीटल, पोटैटो बीटल नामक एक कीट की कुछ युवावस्थाओं को अत्यधिक नमी व ताप में रखा जाए तो ऐसे कायिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव्य को प्रभावित करके अगली पीढ़ी में भी प्रदर्शित होते हैं। इसी प्रकार एक्सरे, रेडियो एक्टिव रेज, इनके एक्सपोजर का संतान में वंशांगत परिवर्तन भी देखा गया है या संतान में ये वंशांगत परिवर्तन भी उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार लेमार्क के फॉलोअर्स ने नियो लेमार्किज्म देकर कुछ सिद्धांतों में थोड़ा सा परिवर्तन कर उसको पर्यावरण और फंक्शन और संरचना से जोड़कर और लेमार्क के बाद की पुष्टि की है। धन्यवाद।